ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार पृष्ठ नंबर 89। सुल्ताना ने खुद को संभाला और अपनी ओढ़नी से मेरे चेहरे का लहू पूंछने लगी। उसकी आंखों में आंसू की लड़ियां थी। इस दौरान में एक शख्स लोहे का एक छोटा सा डब्बा छुलदारी में फेंक गया। इसमें मरहम पट्टी का मुख्तसर सामान था। मेरे सर का जख्म फिर ताज़ा हो गया था। सुल्ताना ने बड़ी एहतियात से मेरी पट्टी खोली। दुआ मिले पानी से मेरे जख्म को साफ किया और बड़ी हिम्मत से मरहम वगैरह लगाकर फिर पट्टी बांध दी। तब आशू के साथ मिलकर उसने मेरे पाँव और पिंडलियों से कांटे निकाले। कुछ पूरे निकल आए, 2-4 ऐसे भी थे जो अंदर ही टूट गए। मेरी कमीज की धज्जियां सुल्ताना ने मेरे जिस्म से अलहदा की। इनमें मेरे लथपथ जिस्म को साफ किया और मुझे एक साफ चादर में लपेट दिया। उसने मुझे जंगली शहद और सत्तू पानी में जान था। तकलीफ और दुख की शिद्दत से कराह रहा था। उसने बड़ी मोहब्बत से मेरा सर अपनी गोद में रख लिया और मेरे सर के बालों को सहलाने लगी। अपने दूसरे हाथ से वो बालों को थपक रही थी। शायद सर्दी के सबब वो गाहे बगाए किस्म सा रहा था। मैंने नीम व आंखों से सुल्ताना को देखा। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में उसके कंधारी रुखसार जर्द नजर आते थे। आंखों में वही दुख था जो किसी लड़की की आंखों में इस वक्त नजर आता है जब वो अपने महबूब शौहर से बहुत अरसे के लिए बिछड़ रही हो। अगले रोज दोपहर से जरा पहले हम जरगाह पहुंच गए। चारों तरफ से नहायत घने दरख्तों में घिरी हुई ये एक वसी बस्ती थी। ये एक ढलवान पर वाक़या थी और इसके दामन से मटियाले पानी वाली वही छोटी नदी गुजरती थी जो हमने रास्ते में भी देखी थी। यह हरियाली इतनी गहरी थी कि स्याही माइल महसूस होती थी। जरगाह का फैलाव किसी तरह भी नल पानी से कम नहीं था। यहाँ भी बंद कलसों और बुर्जियों वाली कई एक शानदार इमारतें नजर आ रही थी। इनमें से एक पुरानी तर्ज की पुरशकू इमारत राजभवन कहलाती थी। वो नदी के ऐन किनारे पर थी। जरगाह में मुझे मंदिरों और बुद्ध मंदिरों की कसरत नजर आई। मस्जिदें शायद 2-3 ही थी। बारिश के बाद हल्की धूप निकल आई थी और जरगाह में जिंदगी रवा दवा थी। भेड़ बकरियां और गाय भैंसे सरसब्ज ढलवानों पर मुंह मार रही थी। इनके पीछे रंग बिरंगी पगड़ियों वाले लड़के थे। माल बर्दारी वाले जानवर रास्तों पर गामजन थे। छोटे छोटे बाजारों में फल, सब्जी और दीगर जरूरियात जिंदगी की दुकानें थी। गलियों में मुर्गियां और बतखें दौड़ती थी और सांवले बच्चे शोर मचाते थे। जरगाह पहुंचते ही मुझे सुल्ताना और हाशू से जुदा कर दिया गया। वक्त रुखसत सुल्ताना की बेताबी दीदनी थी। वो जैसे सारी जंजीरें तोड़कर मुझे अपनी बाहों में छुपा लेना चाहती थी। लगता था कि इन संगीन तरीन लम्हों में उसे खुद से ज्यादा मेरी फिक्र थी। वो मुझे तो नहीं चूम सकती थी लेकिन मेरी तरफ देखकर अपने बच्चे को चूम रही थी। आंसू मोतियों की तरह उसकी शफाफ आंखों से गिर रहे थे। मुझे एक बंद घोड़ा गाड़ी में डालकर वहां से रवाना कर दिया गया। नीम पुख्ता सड़क पर घोड़ों की टापें गूंजती रही और तकरीबन 10 मिनट बाद मैं जरगाह के सबसे बड़े पगोडा में था। मेरे हाथ खोल दिए गए थे लेकिन पांव बदस्तूर बंधे हुए थे। मुझे सहारा देकर उतारा गया। ये एक वसी और अरीज आता था। यहाँ संगे मरमर कसरत से इस्तेमाल हुआ था। सुर्ख लिबासों वाले बगशू नंगे पांव घूमते नजर आते थे। इनके सर मुंडे हुए थे और गले में मालाएं थी। आते में एक जानब मखरूती छत वाली एक दूसरी इमारत थी। जैसा कि बाद में मालूम हुआ ये मुठ की इमारत थी। मुठ में बुद्ध मत की तालीम दी जाती थी और 9 उम्र तालब इल्मों को इबादत का तरीका बताया जाता था। आते में मौजूद अक्सर लोग मुझे दिलचस्पी से देख रहे थे और आपस में चहमगोइयाँ कर रहे थे। इनके अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वो पहले मुझे जानते हैं। ताहम इनमें से किस
सूजी सूजी आंखों वाले बख्शू ने तंजिया लहजे में कहा, हम जानते थे कि तुम एक दिन जरूर वापस आओगे। खुश आमदीद, खुश आमदीद। एक दूसरा शख्स बोला, तुमको इज्जत रास नहीं आवे, तुम बुद्धा के अपराधी हो, तुम पर नहुसत की छाया है। मुख्तलिफ तंजिया फिक्रों के दरमियान चलता मैं एक छोटी सी कोठड़ी में पहुंच गया। यहाँ खड़े एक प्याले और मिट्टी के 2 बर्तनों के सिवा और कुछ नहीं था। कच्चे फर्श पर चटाई बिछी हुई थी और तकिए की जगह मुलायम लकड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था। मैं समझ गया यही मेरा बसेरा है। 2 फरबा अंदाम अफराद कोठड़ी में आए। एक ये इस इबादतगाह के मुलाजिम मालूम होते थे। उन्होंने लोहे का एक चटिया कड़ा मेरे गले में डाल दिया और एक खटके के जरिए ये कड़ा लाख हो गया। वो रात मैंने इस कोठड़ी में तकलीफ से कराहते हुए गुजारी। अगली सुबह सफ़ा चट सर और चेहरे वाला एक जवान साल बख्शू मेरे पास आया। उसका अंदाज कदर दोस्ताना था। उसने रस्मी कलमात अदा किए। कैसे हो मैरू? यार हौसला रखो, जीवन में ऊंच नीच आती रहती है। ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि सुल्ताना के हाथों एक बंदा मारा गया। वैसे उसे यहाँ से भागना ही नहीं चाहिए था, यहाँ रहकर हालात का सामना करती। मैं उसे नहीं पहचान रहा था, ताहम मैंने ये बात ज़ाहिर नहीं होने दी। वो मेरी चोटों पर इज़हार अफसोस करता रहा। मैंने मुनासिब अल्फाज में उसकी बातों का जवाब दिया। जल्दी मुझे उसका नाम भी मालूम हो गया। वो हमेश था। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो यहाँ पगोडा में मुझे उसका नाम भी मालूम किया। मेरे साथ काफ़ी वक्त गुजार चुका है। उसने कहा, तुम्हारी शक्ल से लागत है कि तुम बहुत भूखे हो। अभी खाने में बहुत देर है। ये थोड़े से भुने हुए चावल हैं, खा लो। उसने अपनी गेरवा चादर के पल्लू से मुट्ठी भर चावल निकाले और चुपके से मेरी तरफ बढ़ा दिए। साथ साथ वो दाएं बाएं देख रहा था। मुझे मालूम हुआ कि बख्शू दोपहर से पहले कुछ नहीं खाते और अभी दोपहर होने में काफ़ी देर थी। मैंने भी नज़र बचाकर थोड़े से चावल खाए और गला बंद सा होने लगा। मैंने घड़े में से पानी अंडेल कर पिया। महेश ने हैरानी से कहा, क्या करते हो? प्याले पर कपड़ा क्यों नहीं रखा? एकदम मुझे याद आया, चौहान ने बताया था कि बख्शू पानी को बारीक कपड़े से छान कर पीते हैं। ओह, भूल गया। मैंने बात बनाई। लगता है तुम बहुत कुछ भूल रहे हो, तुम्हारी दिमागी से ठीक नहीं लगती। वो मेरे जख्मों के बारे में पूछने लगा। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि इस शख्स से मेरे तल्लुकात किस तरह के हैं। मुझे क्या बताना चाहिए और क्या इसे छुपाना चाहिए। मैं गोलमोल बातें करता रहा। अगर मैं उसे ये बताता कि मुझे वो सब कुछ याद आ गया जो यहाँ इंडिया आने से पहले मुझ पर बीता है, तो शायद वो यकीन कर लेता। लेकिन अगर मैं ये बताता कि इस नई सूरत हाल में पिछले 2 साल की बातें भूल गया हूँ, तो शायद वो उसे एक मजाक समझता या मेरा मज़ाक उड़ाना शुरू कर देता। अपनी इस कैफियत पर मैं खुद ही शुस्तर था। मुझे बाइन यही दिमाग में एक बंद दरवाज़ा खुल गया है और इस दरवाजे के खुलने से एक दूसरा दरवाज़ा बिल्कुल बंद हो गया है। अचानक हमेश चौंका और दरवाजे से बाहर देख रहा था। ओह, वो आ रही, कहीं फिर कोई गड़बड़ न कर दे, उसने कहा। मैंने देखा सामने मुड़ की तरफ से एक औरत पगोडा के शहर में दाखिल हो रही थी। उसका रुख हमारी तरफ था। उसका सर मुंडा हुआ था। वो मैला कचैला लिबास पहने हुए थी। पता नहीं कि वो कौन थी और मुझे इससे क्या डर था। हमेश तेज सरगोशी में बोला, मैं जानता हूँ, अगर वो तुमसे कोई बदतमीजी करे तो खुद जवाब न देना। छोटे गुरुजी के स्थान की तरफ चले जाना। अब मुझे यह भी मालूम नहीं था कि छोटा गुरु कौन है और उसका स्थान क्या है। मैं नामालूम हालात में जकड़ा हुआ था। मेरे चारों तरफ शनासा लोग थे, लेकिन वो मेरे लिए अजनबी थे। इनके मिजाज, इनके रवैये, मेरे साथ इनके तल्लुकात की नौइयत, सब कुछ मेरी निगाहों से ओझल था। ये अजीब सूरत हाल थी। औरत तेज से चलते हुए मेरी तरफ आ रही थी। उसके हाथ में एक लाठ थी। वो गालबन मेरी यहाँ मौजूदगी से आगाह थी। शायद वो इससे पहले मेरे साथ कोई मारपीट कर चुकी थी और हमेश को अंदेशा था कि आज फिर इस तरह का वाक़या होगा। वो मेरे करीब पहुंचकर उसकी रफ्तार कुछ सुस्त हो गई। वो मुझे बगौर देखने लगी। उसकी गर्दन में माला
की जगह लोहे का एक कड़ा था। ये वैसा ही कड़ा था जो कल मुझे पहनाया गया था। वो जवान औरत थी और मुकामी भी नहीं लगती थी। मैंने गौर से उसे देखा। उसकी सूरत कुछ जानी पहचानी लगी। अचानक मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सकता ज्यादा अपनी जगह साकत रह गया। अगर मेरी निगाहें धोखा नहीं खा रही थी तो वो सफूरा थी, मैडम सफूरा, वही जवान दबंग औरत जो लाहौर एयरपोर्ट के करीब वाक़ लाल कोठियों में मुख्तियार कुल की हैसियत रखती थी। उसके बॉय कट बाल अपनी मिसाल आप थे। वो नहायत कीमती पैंट शर्ट पहनती थी और उसकी चाल में एक शाहाना दबदबा था। लेकिन आज यहाँ पगोडा की इस अजीबो गरीब इमारत में वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में नजर आ रही थी। मैं दंग रह गया। मुझे देखकर उसकी आंखों में तैश की हल्की सी सुर्खी उभर आई। मैंने सोचा शायद हमेश का अंदेशा ठीक है, ये मुझ पर हमला करने जा रही है। चंद सेकंड तक सूरत हाल जू की तू रही। फिर बदतरीज सफूरा की आंखों की सुर्खी मानद पड़ गई। उसकी जगह एक तरह की नमी ने ले ली। वो खुश्क लहजे में बोली, तो आखिर तुम वापस आ ही गए। मैं खामोश रहा। वो अंदर कोठरी में चली और चटाई पर बैठकर खुरदरी दीवार से टेक लगा ली। मैं कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा। फिर मैं भी चटाई के किनारे पर बैठ गया।